दोस्तों नमस्कार। दुनिया के बाजार में रुपया और कमजोर हो गया। डॉलर के मुकाबले 83 रुपए पार हो चुके हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के माथे पर कोई शिकन है? बिल्कुल नहीं होगी। इस देश के तमाम राज्य जो 2014 में जितने कर्ज में डूबे हुए थे उससे 3 से 4 गुना ज्यादा वो कर्ज में डूब चुके हैं। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री के माथे पर कोई शिकन या इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर आपने क्या देखी होगी? नहीं देखी होगी। राज्यों के खर्चे जो गवर्नेंस को चलाने के लिए होते हैं, वेतन, इमारत, पेंशन और सरकार के कामकाज पे जो खर्च होता है वो बढ़ते बढ़ते 20% से 55% तक आ गया। लेकिन क्या कोई चिंता किसी ने व्यक्त की? नहीं की होगी। इस देश के भीतर में टैक्स से कमाई और उससे इतर कमाई, इन दोनों के बीच फर्क 60 और 40% का होता था। लेकिन यह धीरे धीरे 80-20 से आगे निकल चुका है। यानी बिना टैक्स के कमाई की स्थिति किसी राज्य के पास और केंद्र के पास कोई योजना नहीं है। लेकिन क्या आपने कोई चिंता की लकीर किसी के साथ खड़ी होती हुई देखी? नहीं देखी होगी। इस दौर में भारत की मिक्स्ड इकोनॉमी धीरे धीरे कॉरपोरेट पर निर्भर होती चली गई। सार्वजनिक उपक्रम निजी हाथों में जाते चले गए। और इन सब के बावजूद भी भारत की जो क्षमता थी उत्पादन की और जो क्षमता थी इकोनॉमी की, जो लोगों के जरिए काम करते हुए उत्पादन बढ़ाने की थी और दुनिया के बाजार में अपना माल बेचने की थी, वह सब डामाडोल हो गई। डामाडोल ही नहीं हुई बल्कि 2014-15 की तुलना में यह घटते घटते लगभग 45% पर आ गई है। लेकिन क्या कोई माथे पर शिकन की कोई लकीर आपने देखी? नहीं देखी होगी। एनर्जी को लेकर जितनी भी कवायद करनी है कर लीजिए, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो, इस देश के भीतर में कोयले का जिक्र हो, इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल का जिक्र हो, न्यूक्लियर पावर का जिक्र हो, अल्टरनेटिव एनर्जी का जिक्र हो। अगर उसके रेशियो को 1991 के बाद से, यानी जब इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में शुरुआत होती है, बरस दर बरस उसकी रफ्तार को भी परखना शुरू अगर कीजिएगा तो जो खपत भारत के भीतर हो रही है और अपने तौर पर जो भारत का उत्पादन था वह कम हो गया, खपत बढ़ती चली गई। तो फिर आयात बढ़ने लगा। आयात बढ़ा तो हमारा डॉलर खिसकने लगा। डॉलर खिसकते चला गया तो रिजर्व पूंजी गायब होती चली गई। और इन सब के बीच 83 रुपए $1 की कीमत, इन सब के बावजूद माथे पर कोई शिकन नहीं। क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को इस रूप में ढाल दिया गया है जहां उसे सुधार पाना अब किसी के हक में नहीं है? क्या वाकई भारत के तमाम राज्यों को केंद्र पर कुछ इस तरीके से निर्भर किया जा चुका है कि राज्य अगर चाहे भी तो अब कर्ज और अपनी इकोनॉमी के उलझनों से बाहर निकल नहीं पाएंगे? और यह समूचा देश एक ऐसे चक्रव्यूह में जाकर फंस तो नहीं गया है जहां पर कोई विकल्प आपको इस दौर में नजर नहीं आएगा? और वो तमाम राजनीतिक दल जो सोचते चले जाते हैं कि हम शायद कुछ वैकल्पिक सोच के साथ खड़े हो पाएं, वह खड़े हो नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर रेवड़ियों को बांटने की जो प्लानिंग थी वह 2014 में अगर इस देश में 14% औसत चला करती थी कमाई के, वह बढ़ते बढ़ते 30% पार कर गई। पैसा कहां से आएगा? रिजर्व बैंक कितने नोट छापेगा? और दुनिया के बाजार से जो कर्ज भारत को मिलता है उसमें धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है करेंसी तक हमारी ना रहे। करेंसी का मतलब है कि रुपए के समानांतर जिस डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र हो रहा है उसमें भारत की सत्ता कोई अपनी पकड़ करेंसी पर भी नहीं रहेगी। यानी आर्थिक गुलामी की परिस्थिति में अगर देश खड़ा हो जाए तो फिर वह एक मोदी रहे या 2 मोदी रहे या ए मोदी रहे या बी मोदी रहे, स्थिति विकट इस रूप में होगी कि फिर बाहरी ताकतें जिसे चाहेगी इस देश के प्रधानमंत्री को बना सकती है, हटा सकती है, और प्रधानमंत्री उन्हीं के इशारों पर नाचते चला जाएगा, जो फिलहाल शुरुआत हो चली है। तो रास्ता जाता किधर है? हमें लगता है आज शुरुआत राज्यों से ही करनी चाहिए। राज्यों की अपनी स्थितियां कितनी नाजुक है
और वह अपने तौर पर भारत की इकोनॉमिक सिस्टम के भीतर से निकल पाने में क्यों सक्षम नहीं है? यह देश के भीतर जहां पर भी राजनीतिक सत्ता जिस भी क्षेत्र में गई वहीं पर बंटाधार हुआ है। अगर ध्यान दीजिए तो खेती में बंटाधार इसलिए सरकार नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर उसकी नीतियां नहीं चली, उसके रिफॉर्म के प्रोजेक्ट नहीं चले। यहां तक कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई नीतियां भी किसानों के सामने फेल हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कर्ज में डूबे हुए परिवारों की तादाद है, और आरबीआई खुद बताता यानी रिजर्व बैंक इस देश के 28 राज्यों में से 10 राज्यों को रेड जोन में रख रहा है। रेड जोन का मतलब होता है कि दरअसल कर्ज में डूबे हुए राज्य, कमाई ना कर पाने की परिस्थिति वाले राज्य, अपनी कमाई से गवर्नेंस ना चला पाने की स्थिति में केंद्र द्वारा जीएसटी तक का पैसा ना देने के बाद जो टैक्स का भी पैसा आता था वह भी कम होता चला गया। स्थितियां कितनी नाजुक हो सकती हैं। घबराइए मत, यह देश अभी रेड जोन में नहीं आया है क्योंकि अभी असल गुलामी की शुरुआत हुई नहीं है। करेंसी जिस दिन आपके हाथ से निकल गई उस दिन मान लीजिएगा कि दरअसल अब यह आर्थिक गुलामी और राजनीतिक सत्ता जिस लोकतंत्र के आश्रय जीना चाहती है वह भी अब बाहरी ताकतों के हाथ में से खिलौना बन चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश के भीतर कर्ज में डूबे हुए किसान परिवारों की तादाद 93% क्यों है, जबकि वह इस देश के पहले टॉप 5 राज्यों में कमाई की दृष्टि से आता है। तेलंगाना भी खनिज संपदा को लेकर बेहद संपन्न है, लेकिन 91.7% किसान का जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों की तादाद इन राज्यों में सबसे ज्यादा है और यहां की इकोनॉमी भारत की चकाचौंध इकोनॉमी के समानांतर खड़ा होने का दावा राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर करती है। 91.7% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। उससे तुरंत छिटक के अगर आप उड़ीसा में आते हैं जो शायद खनिज संपदा और किसानी के साथ है, वहां पर भी 61% कर्ज में डूबे हुए परिवारों की तादाद है। इस फहरिस्त के भीतर राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। यानी इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता की दखल खेती में नहीं रही और वह खेती इस देश को खिला रही है, बचा रही है। बावजूद इसके उनकी स्थिति अगर इस रूप में नाजुक है कि अगर वह जिस इकोनॉमी को जीडीपी के जरिए दिखलाते हैं उसके भीतर भी उनके अपने क्राइसिस कर्ज में डूबने के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं तो रास्ता निकलेगा कैसे? और इन सब के बीच जब जीएसटी का बकाया राज्यों पर लगातार है, कमाई कम होती चली जा रही है, पर कैपिटा इनकम तो कम हो ही रही है, जो कि परचेजिंग पावर होता है वह भी खत्म हो चला है। ऐसे में सरकार चलाने का एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है जब आप कुछ कमाते हैं? रिजर्व बैंक जिनको रेड जोन में डाल रहा है उनके बारे में कहता भी है कि आपकी खर्चे गवर्नेंस को लेकर बड़े एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश 82.8% खर्चा उसी एक्सपेंडिचर में चला जाता है, मध्य प्रदेश 82%, झारखंड 82-83%, बिहार लगभग 85%, हरियाणा लगभग 85%, आंध्र प्रदेश लगभग 88%। यह खर्चे के बाद कौन सा पैसा बचेगा और वो पैसा लाएंगे तो जनता के लिए कौन सी वेलफेयर स्कीम लेकर आएंगे और वेलफेयर स्कीम के साथ कौन सी सब्सिडी देंगे और रेवड़ियां जब बांटी जाएंगी तो कर्ज में कैसे डूबेंगे? रिजर्व बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री करके भी अगर कर्ज देना शुरू करेगा तो आप लौटाएंगे कैसे? यानी राज्यों की अपनी माली हालत में जो भी नया व्यक्ति चुनाव जीतेगा वो राज्य की इकोनॉमी संभाल पाने में सक्षम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वह उसी पॉलिटिकल सिस्टम की उपज होगा जिस पॉलिटिकल सिस्टम ने भारत को अर्थव्यवस्था के कंगाली के इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी दायरे में देखिए राजस्थान 89%, पश्चिम बंगाल 89.6%, पंजाब 90%, केरल 90.8%। यह सरकार चलाने का एक्सपेंडिचर है जो 2017 से लेकर 2022 तक की तस्वीर कहता है। आप कहेंगे पहले का क्या था? और पहले का स्थिति इतनी नाजुक नहीं थी। पहले की स्थिति का जो एवरेज निकाला गया वह सरकार चलाने का जो एक्सपेंडिचर था वो एवरेज 40-45% के इर्द गिर्द रेंगता था। अब वो डबल हो गया, यानी कमाई कम हो गई या एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसको आप सोचना शुरू कीजिए क्योंकि इसके बाद अगला हिस्सा आता है कि जो क्वालिटी एक्सपेंडिचर
किसी भी राज्य का होता है वो क्या होता है? सब्सिडाइज रेट पे जनता को कुछ उपलब्ध करा देना, रेवड़ियां बांट देना, क्या होता है वो वेलफेयर स्कीम होती है, क्या होती है? लेकिन राज्यों के औसत को जब निकाला गया कि वह असल तौर पे जो कमाई होती है वो जनता के हित में कितना पैसा खर्च कर पाती है, आपको जानकर हैरत होगी वो 10% भी नहीं खर्च कर पाती है। मध्य प्रदेश में 4.9%, उत्तर प्रदेश में 5.2%, झारखंड में 5.8%, बिहार में 6.5%, हरियाणा में 7.5%, आंध्र प्रदेश में 8.8%, केरल में जरूर 12% तक चला गया, पश्चिम बंगाल में 9.7%। इस स्थिति के भीतर भारत के राज्यों की स्थिति है। और जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं ना, यानी एक लिहाज से स्टेट की जो इनकम होती है, उस दायरे में जब कर्ज को लेकर आते हैं और आप इस बात की तुलना करते हैं कि उसकी तुलना में कितना कर्ज हो सकता है, लाख में नहीं, हमको लगता है परसेंटेज से आप समझ जाइए कि जो जीएसडीपी जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं उसकी तुलना में बिहार के भीतर में अभी और अगले बरस अभी 38.6 है, अगले बरस ये 1% और बढ़ जाएगा। राजस्थान में 39.5% है, अगले बरस 39.8% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 34.9 है, जो माना जा रहा है कि शायद कम होकर 33% हो जाए। केरल के भीतर 37% है, जो बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में 32.5% है, जो बढ़ेगा। पंजाब में सबसे ज्यादा 53% है, जो बढ़ेगा। यानी कर्ज के लिए आपको आरबीआई का दरवाजा खटखटाना होगा। केंद्र अपनी वेलफेयर स्कीम को पूरा करने के लिए पैसा राज्यों को बांटने की स्थिति में नहीं है। राज्य अपने तौर पर कर्ज से उबारना तो दूर, किसी भी स्कीम को पूरा करने के लिए जब वो ऐलान करते हैं कि हम इस सड़क को बनाएंगे, हम इस पुल को बनाएंगे, हम इस अस्पताल को बनाएंगे, इस स्कूल को बनाएंगे, तो एक बजट निर्धारित होता है। एवरेज बजट 2014 के बाद से इस देश के भीतर में 40% तक रेस कर गया है। और देश के भीतर केंद्र का बजट जो अलग अलग परियोजनाओं से जुड़ा था वह लगभग 4.5 लाख करोड़ बढ़ गया। और ओवरऑल राज्यों के भीतर का बजट जो अलग अलग बजट के दौर में कुछ ऐलान होते थे उसके दायरे में वो 60% तक बढ़ चुका है। पैसा नहीं है। अब इस दायरे में निकल कर आइए तो क्या इस देश को डुबाने की स्थिति में मौजूदा अर्थव्यवस्था ने लाकर हर पॉलिटिशियन को खड़ा कर दिया है? यानी मोदी सत्ता की इकोनॉमिक ढांचे में उसने हस्तक्षेप फेडरल स्ट्रक्चर में किया, उसने स्टेट के प्रोग्राम्स में हस्तक्षेप किया। राज्यों की राजनीति और चुनाव जीतने की प्रक्रिया में इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे ज्यादा राजनीति का शिकार हो गई। जनता ने चुनाव भी जिता दिया, डबल इंजन भी बन गई, लेकिन योजनाओं को पूरा करे तो कौन करे और किस रूप में करे? क्योंकि उसके लिए जो पूंजी चाहिए वो पूंजी दुनिया के बाजार से आने को तैयार है, लेकिन दुनिया के बाजार के इशारे पर आपको चलना होगा, जो हम चल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी का दायरा जो था वो किस रूप में बढ़ चुका है, इसको इस रूप में समझिए कि जो टैक्स रेवेन्यू राज्यों का होता है, आंध्र प्रदेश टॉप पर आता है, 30% वो रेवड़ियों पर खर्च करता है। मध्य प्रदेश 28.8% खर्च करता है। पंजाब 45% खर्च करता है। पश्चिम बंगाल 23% खर्च करता है। राजस्थान लगभग 40% खर्च करता है। झारखंड लगभग 27% खर्च करता है। यह पैसा और ऐलान का मतलब क्या है? और इस राजनीति के दायरे में जो सवाल सबसे ज्यादा किसी को भी परेशान कर सकता है वह भारत की इकोनॉमी को ना समझते हुए इस देश की राजनीति हुई, या फिर राजनीति को समझते हुए इकोनॉमी को राजनीतिक दायरे में ढाल दिया गया। संकट इतना गहराता चला गया कि एक सिस्टम ही बन गया इस देश के भीतर में कि इकोनॉमी के साथ पैसा कमाने को कैसे जोड़ा जाए। जिस तरीके से रोजगार नहीं तो जनता क्या करेगी? वो जाहिर है किसी दूसरे माध्यमों से खरीद करेगी। जैसे 3 उदाहरण आपको देते हैं। पहला उदाहरण इस देश में उस 5 किलो फ्री अनाज का है। वो 5 किलो फ्री अनाज घर तक नहीं पहुंचता है।
जो इस देश के छोटे सीमांत किसानों के घरों तक भी पहुंचता है, वो अनाज उनके घर के माध्यम से होते हुए कागज पर वो बाजार में पहुंच जाता है। और बाजार में पहुंचने का मतलब है 50% उस अनाज की कीमत उसको मिल जाती है, 25% से राशन दुकानों को लाभ होता है, 25% वह कमा लेते हैं जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते हैं, दलाली का काम करते हैं। यह पूरा का पूरा खांचा है हमारे उस 5 किलो अनाज का जो 80 करोड़ लोगों को देते हुए या ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे पर खुशी रेंगे आती है। लेकिन इकोनॉमी जब ध्वस्त होती है तो अनाज तो मिल जाएगा, बाकी चीजें कैसे चलेगी। इस दौर में खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और खर्चे बढ़ने का मतलब है उसी राजनीति पर आश्रित हो जाना जो राजनीति कर्ज देने का ऐलान करती है। वो सहकारी बैंक हो, वो ग्रामीण बैंक हो, वो कॉमर्शियल बैंक हो, वो सार्वजनिक बैंक हो, हर जगह से जितना कर्ज मिल सके लीजिए, क्योंकि जो भी राजनीतिक सत्ता चुनाव मैदान में कूदेगी वो ऐलान करेगी हम आपके कर्ज माफ करवा देंगे। वह किसानों के होंगे, मजदूरों के होंगे, कुछ लोअर मिडिल क्लास के भी होंगे, उनकी भी स्थिति आएगी। तो राजनीति का पहला खाचा सिस्टम जो बनाया गया है वह भी उस पैसे को तलाश रहा है जिससे कुछ कमाई हो जाए। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिस्टम को चलाने वाले प्रभावी लोग, वो कोई भी हो सकता है, वह एम्स का डायरेक्टर हो सकता है, वह इस देश की बड़ी यूनिवर्सिटी का वीसी हो सकता है, उसके मातहत आने वाले कॉलेजों के प्रिंसिपल हो सकते हैं। इस देश के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऊपरी पद पर कौन होगा। कल तक हम सुनते थे बोली लगती थी आईएएस और आईपीएस की। यकीन जानिएगा वीसी की भी कीमत इस देश में लगने लगी और यह भी तय होने लगा कि कितने करोड़ में कौन सा वीसी कहां नियुक्त होगा, उसका नाम कैसे भेजा जाएगा। क्योंकि नीचे से ऊपर तक की क्राइसिस उस इकोनॉमी पर चल पड़ी है जो इकोनॉमी राजनीति की गुलाम थी। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए उस इकोनॉमी को ढाल दिया गया। तो हर जगह एक सिस्टमेटिक तरीके से नियुक्तियां हो या सिस्टम को चलाने के लिए जो कद्दावर व्यक्ति चाहिए उसकी मौजूदगी हो, सब कुछ खेल उसी दृष्टि से होगा। तीसरी परिस्थिति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मिक्स्ड इकोनॉमी के आश्रय चल रही थी, 2022 में जब हम आप खड़े हैं तो आप कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी का चर्चा नहीं सुनिएगा। आपके जहन में एक चीज आएगी कि अच्छा सारी चीजें प्राइवेटाइज की जा रही है, सारी चीज मोनेटाइज की जा रही है, सारी चीज कॉरपोरेट के हाथों में दी जा रही है। यानी सरकार ने पल्ला पूरे तरीके से उस इकोनॉमी से झाड़ लिया जिसकी जिम्मेदारी जनता ने वोट देकर उससे जिम्मेदारी चाहिए थी कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उसने एक चेहरे में झटक दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार जिस इकोनॉमी के आश्रय चलती है उसमें दो हिस्से, एक गवर्नेंस चलाने का हिस्सा, दूसरा नौकरी और उसके बाद पेंशन का हिस्सा। सरकार को लगता है कि गवर्नेंस तो चलाने की जरूरत है, जो प्रचार प्रसार से लेकर नौकरशाही है वह तो उसको तो पैसा मिलना चाहिए। अब नई नौकरी देंगे तो फिर एक प्रोसेस शुरू होगी, 30 साल नौकरी करेगा, फिर पेंशन देनी होगी। सरकार ने जब निकाला कि यह पेंशन वेतन का जो चक्कर है इस दायरे से मुक्ति कैसे पाई जाए, और अगर मुक्ति पा लेंगे तो एक झटके में सरकार का 35% पैसा बच जाएगा। यानी अभी वो इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन उस 35% पैसे को सरकार करेगी क्या। सरकार की जो पूरी पाइपलाइन की तमाम योजनाएं हैं जो राज्यों के राजनीति के आश्रय चलती है उसको पूरा करेगी, लेकिन उसको पूरा करने के बाद जनता उसका उपभोग कैसे करेगी। वह तो अपने तौर पर बेरोजगार है, उसके पास कमाई के दूसरे साधन नहीं है। नहीं, सरकार ये नहीं सोचती है, क्योंकि इस दौर में 140 करोड़ के देश में 120 करोड़ अगर गरीब परिस्थितियों में जी रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई नीति, कोई फिलॉसफी नहीं है। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि दुनिया के भीतर से कर्ज लेने की स्थिति बनी हुई है और दुनिया भारत में कर्ज एक खाली कुएं में डालने की परिस्थिति के साथ है, क्योंकि भारत के कंज्यूमर और मार्केट को वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यही वो मंत्र है जो भारत की राजनीति को भी धीरे धीरे गुलाम बनाएगा और बाहरी सत्ताएं तय करेंगी कि भारत में प्रधानमंत्री कौन रहे, और कोई दूसरा प्लेयर अगर खड़ा होता है तो उस दूसरे प्लेयर के साथ वो खड़ी हो जाएगी। इस स्थिति में भारत की इकोनॉमी को पॉलिटिकल वे में ला दिया के खड़ा कर दिया गया है। इन तीन स्थितियों के बाद अगली परिस्थिति आती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी स्थितियों में इस बात को भूल से गए हैं कि बात इस देश में ब्लैक मनी से शुरू हुई थी।
और ब्लैक मनी से होते होते हम टटोलते टटोलते 15 लाख का जिक्र कर रहे थे, होते होते 5 किलो अनाज पे आ गए और 5 किलो अनाज भी इस देश के भीतर में धीरे धीरे उस रास्ते पर आकर चला गया जहां पर लोगों को पैसा चाहिए। यहीं से असल सवाल और आखिरी सवाल शुरू होता है, क्या मौजूदा वक्त में किसी भी राज्य की राजनीति और देश की राजनीति को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी इस देश को पटरी पर ला पाएंगे? इस देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के भीतर क्या उस राजनीति से मोह माया तोड़ पाएंगे? जबकि उनके पास बहुमत की ताकत है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्ज की जो स्थितियां हैं और उस देश को चलाने की न्यूनतम जरूरतों को भी जब हम आयात करने की स्थिति में खड़े हो चले हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर हम दरअसल उन ताकतों के हाथ में खेलने के लिए बदहवासी के साथ दूसरे कोई रास्ते पर जा नहीं सकते हैं। और ध्यान दीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ते वक्त जो वादे होते हैं, जिन बातों का जिक्र किया जाता है, वह कोई ऐसी सोच नहीं होती है जिसमें उनके सामने इस बात का जिक्र हो कि हम आएंगे तो चीज़ों को इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ेंगे और लोग अपने तौर पर स्वावलंबी कैसे होंगे, यह देश स्वावलंबी कैसे होगा। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पूंजी कितनी आनी चाहिए, वो 5 ट्रिलियन कब पहुंचेगी, इकोनॉमी की धारा में हम दुनिया के सामने बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे होंगे, तब तो इसका मतलब यह है कि 2 दिन पहले जब जिक्र अडानी की तरफ से यह हुआ कि अब वो डिफेंस के क्षेत्र में भी 400 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लगाएंगे, यानी उस क्षेत्र में भी आ जाएंगे, तो मतलब बहुत साफ है, कल तक जो भारत सरकार थी उसके पैरेलल में 2-4 कॉरपोरेट रहेंगे और इस देश के 10-5 प्लेयर्स रहेंगे, वही इस देश को चला रहे होंगे और हम उस प्रधानमंत्री को वोट दे रहे होंगे जिसने इस देश की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी के दायरे में उस पूरी पॉलिटिक्स को लाकर खड़ा कर दिया, जिससे बाहर देख पाने की स्थिति में कोई पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं सकती है, कोई नेता आ ही नहीं सकता है। तो सवाल जनता का होगा, रास्ता जनता को ही बनाना होगा, और जनता के जरिए रास्ता कैसे बनेगा, यह एक सवाल हो सकता है। और शायद यह सवाल कहीं आपको पदयात्रा में भी दिखाई दे सकता है, जहां पर पहली बार लोग कैसे खुद को एक्सप्रेस करें, यह भी सवाल जब देश के सामने बंद है तो उनके सामने कौन सा रास्ता बनेगा। किसी को नहीं पता है कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश के भीतर में करप्शन नहीं किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सत्ता में आने के बाद रईसी नहीं बढ़ जाती है, वो जनता से नहीं कट जाता है। ऐलान घोषणाओं पे मत जाइए, उन परिस्थितियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए जहां पे जनता के साथ मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम का जब कोई सरोकार नहीं है और पॉलिटिकल सिस्टम ने जब इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपना गुलाम बना लिया है, तो जो इकोनॉमी का जिक्र मनरेगा का हो, इस देश के भीतर यूनिवर्सिटीज को यूजीसी द्वारा दिया जाने वाला बजट का जिक्र हो, या किसी भी क्षेत्र का जिक्र आप करेंगे जो आपके जहन में आएगा, कोई सरोकार नहीं सिवाय इसके कि एक गिमिक बजट के जरिए हर साल के फरवरी के महीने में खेलना है, लोगों के सामने दृष्टि रखनी है। और उसका चरम जो था वो पिछला बजट था, जिसमें बजट नहीं रखे अगले 25 बरस में भारत विकसित कैसे होगा, इस दिशा में चीजों को बता दिया गया। यही वो लकीर है जिस लकीर में जनता कहीं नहीं है, और जनता को कहां होना है यह उसी जनता को सोचना है। रास्ता वहीं से निकलेगा, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।